हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर एंड आज हम देखेंगे एआई में एक नया टॉपिक नोड एंड आर्क कंसिस्टेंसी, बैक ट्रैकिंग एंड फॉरवर्ड चेकिंग इन सीएसपी। सो बेसिकली ये कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का एक पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और खास के लोकल कंसिस्टेंसी, क्योंकि नोड और आर्क कंसिस्टेंसी जो है वो लोकल कंसिस्टेंसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। और बैक ट्रैकिंग क्या होता है? बैक ट्रैकिंग बेसिकली एक सॉल्यूशन टेक्निक है सीएसपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्यूशन टेक्निक। एंड फॉरवर्ड चेकिंग वो मेथड है जिसके थ्रू हम इस बैक ट्रैकिंग के स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, या इस बैक ट्रैकिंग जो ये है इसको थोड़ा सा और इफिशियंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नोड कंसिस्टेंसी क्या है या लोकल कंसिस्टेंसी क्या है। तो लोकल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी कॉन्स्टेंट ग्राफ में कोई नोड या कोई आर्क कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ये लोग कंसिस्टेंट हैं, ये नोड एंड आर्क कंसिस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि वो ग्राफ जो है वो लोकल कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो हम अभी जब सीएसपी का पहला वीडियो बनाए तो उसमें हमने बताया कि किसी भी सीएसपी प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉन्स्टेंट ग्राफ में। कॉन्स्टेंट ग्राफ हमने कॉन्स्टेंट ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है सीएसपी के वीडियो में। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कॉन्स्टेंट ग्राफ क्या होता है, कि किसी भी सीएसपी प्रॉब्लम को हम कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम किसी भी सीएसपी प्रॉब्लम को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो सीएसपी में बेसिकली क्या तीन चीज़ें होती हैं, एक्स डी सी, मतलब सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ कांस्टेंट। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं सब एक एक नोड बन जाते हैं उस ग्राफ के। मान लीजिए ग्राफ है ऐसे, तो ये एक एक वेरिएबल एक एक नोड बन गया, लाइक दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4। तो फिर ये आर्क क्या है? ये आर्क होते हैं दो दो वेरिएबल पे जो जो कांस्टेंट लगते हैं। ठीक है, तो ये आर्क होते हैं। ठीक है, तो जैसे x1 एंड x2 में कुछ कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट इस आर्क से डिनोट होता है। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी सीएसपी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट ग्राफ में। तो लोकल कंसिस्टेंसी कहा जाता है कि कोई इनकंसिस्टेंट वैल्यू इस सीएसपी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर कोई इनकंसिस्टेंट वैल्यू प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ, लोकल इनकंसिस्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये लोकल कंसिस्टेंट है। तो लोकल कंसिस्टेंसी दो तरीके से चेक की जाती है। पहला होता है नोड कंसिस्टेंसी। तो नोड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी सीएसपी प्रॉब्लम में जितने भी वेरिएबल हैं, ठीक है, तो हर एक वेरिएबल का जो वैल्यू वो ले सकता है, उनके ऊपर जितने भी यूनरी कांस्टेंट है वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखिए हमने सीएसपी वाले प्रॉब्लम में के बाद जब वेरिएशन ऑफ सीएसपी देखा था नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हमने बात की थी यूनरी कांस्टेंट की, बाइनरी कांस्टेंट की, टर्नरी कांस्टेंट की एंड ग्लोबल कांस्टेंट की। अभी हम सिर्फ यूनरी एंड बाइनरी कांस्टेंट को देखेंगे मेनली। यूनरी कांस्टेंट क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम में जब कोई कांस्टेंट किसी सिंगल वेरिएबल पे लग रहा हो, मान लीजिए इस प्रॉब्लम में x1 का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो x1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैसा कांस्टेंट हो गया? ये हो गया एक यूनरी कांस्टेंट, क्योंकि ये केवल x1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब किसी नोड का यूनरी कांस्टेंट सेटिस्फाई किया जाता है तो हम कहते हैं कि वो वेरिएबल जो है वो नोड कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल जो है नोड कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका यूनरी कांस्टेंट, जितने भी यूनरी कांस्टेंट है अगर उस नोड के सेटिस्फाई कर दिए जाए तो ये नोड जो है, क्योंकि वेरिएबल ही ग्राफ में, कांस्टेंट ग्राफ में नोड बन जाता है, तो ये नोड जो है वो कंसिस्टेंट हो गया। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नोड कंसिस्टेंसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेंगे ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग, बहुत फेमस एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया हुआ है सीएसपी के वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि साउथ ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ग्रीन कलर पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा कांस्टेंट हुआ? यूनरी कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉट इक्वल्स टू ग्रीन। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दें इस ऑस्ट्रेलियन मैप करने प्रॉब्लम में, तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला जो नोड है वो हो जाएगा नोड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम नोड कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि कोई भी वेरिएबल अपने सारे यूनरी कांस्टेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो वेरिएबल नोड कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और किसी नेटवर्क को नोड कंसिस्टेंट कैसे बोलेंगे, या किसी ग्राफ को नोड कंसिस्टेंट कैसे बोलेंगे? जब उस नेटवर्क या ग्राफ के सारे नोड कंसिस्टेंट हो। ठीक है, मतलब उस ग्राफ या नेटवर्क के सारे नोड यानी सारे वेरिएबल यूनरी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हो, अपने अपने यूनिटी कांस्टेंट को, तब हम इस पूरे के पूरे ग्राफ को ही या नेटवर्क को ही कह देंगे कि दिस नेटवर्क इज नोड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमेशा पॉसिबल होता है कि जितने भी इनकंसिस्टेंसी है उनको हम किसी भी ग्राफ से हटा सकें एक नोड कंसिस्टेंसी एल्गोरिथम चला के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो अभी तक जो हम नोड कंसिस्टेंसी में बात कर रहे थे यूनरी कांस्टेंट की, अब हम बात करेंगे बाइनरी कांस्टेंट की। बेसिकली बाइनरी कांस्टेंट होता क्या है? जब कोई कांस्टेंट दो वेरिएबल पे लगता है, x1 और x2, दो वेरिएबल पे लग रहा है तो ये बाइनरी हो गया। लाइक x1
ग्रेटर देन x2, तो इस तरह के कांस्टेंट को कहेंगे बाइनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ए वेरिएबल इन CSP इज आर कंसिस्टेंट इफ एवरी वैल्यू इन इट्स डोमेन सेटिस्फाइज द वेरिएबल्स बाइनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल को हम आर कंसिस्टेंट बोलेंगे तब जब इसका जो वैल्यू है इसके डोमेन में हर एक वैल्यू इसके बाइनरी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ की बात करें तो किसी ग्राफ में xi आर कंसिस्टेंट तब होगा किसी भी दूसरे वेरिएबल xj के साथ अगर हर एक वैल्यू जो है xi में वो उस डोमेन में सेटिस्फाई करता है xj के वैल्यू के साथ, ठीक है, xi xj। जैसे अगर प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो 4 नोड थे हमारे पास x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4। तो हम बोलेंगे कि x1 और x1 इज आर कंसिस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x2 इफ ये जो रिलेशन है ये एक बाइनरी कांस्टेंट होगा, अगर ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि x1 इज आर कंसिस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। और जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि किसी नेटवर्क को नोड कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब उस नेटवर्क का हर एक नोड कंसिस्टेंट हो, उसी तरह से एक नेटवर्क को आर कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब हर एक वेरिएबल जो है आर कंसिस्टेंट हो हर एक दूसरे वेरिएबल के साथ उस नेटवर्क में, ठीक है। एक एग्जांपल से यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज एक कांस्टेंट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहाँ डोमेन जो है x और y का वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिलो 10। तो दोनों का इंटीजर क्या डोमेन क्या क्या हो सकता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिलो 10, तो x का डोमेन जो हो गया डोमेन ऑफ x दैट इज 0 1 2 अप टू 9, ठीक है। और डोमेन ऑफ y ये भी वही हो गया 0 टू 9, 0 1 2 डॉट डॉट 9। अब ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रिलेशन कांस्टेंट के बेसिस पे क्या क्या बनेंगे 0 0 1 1 2 4 3 9, ठीक है, क्योंकि y जो है वो x का स्क्वायर है, यही सारे ग्रुप बनेंगे। तो अभी ये आर कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए y में एक वैल्यू तो मौजूद नहीं है, 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, बट 4 के लिए 16 तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये आर कंसिस्टेंट नहीं हुआ। तो ये आर कंसिस्टेंट अगर हमें बनाना हो कि x को आर कंसिस्टेंट बनाना हो y के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे x के डोमेन को छोटा कर देंगे, 0 1 2 3 ही कर देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी, 0 1 2 3 के 0 के करस्पॉन्डिंग 0 y में, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 जो स्क्वायर वैल्यू है, 2 के करस्पॉन्डिंग 4 2 स्क्वायर 4 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 9 3 का स्क्वायर। तो ये चारों वैल्यू निकलेंगे, ठीक है, जो चारों वैल्यू हैं y में, इसीलिए x जो है y के रिस्पेक्ट में आर कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि y भी आर कंसिस्टेंट हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें y के भी डोमेन को लिमिट करना होगा 0 1 4 9 में, ताकि इसके हर एक वैल्यू के लिए यहाँ x में एक वैल्यू मिले, ठीक है, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4 और 9 के लिए 3, ठीक है। तो x कंसिस्टेंट है y के साथ, इसका मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए y में एक वैल्यू हो, और अगर y आर कंसिस्टेंट है x के साथ मतलब y के हर एक वैल्यू के लिए x में वैल्यू हो, ठीक है। तो यही होता है आर कंसिस्टेंसी। चलिए अब आगे देखते हैं बैक ट्रैकिंग सर्च क्या है। तो बैक ट्रैकिंग सर्च बेसिकली एक तरह का डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है सीएसपी को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हर एक स्टेज पे एक एक सिंगल वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो एकदम डीएफएस को दिमाग में रखना है और हम बैक ट्रैकिंग सर्च करेंगे डीएफएस को फॉलो करते हुए सीएसपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग सर्च इज ए सॉल्यूशन टेक्निक फॉर सीएसपी प्रॉब्लम्स एंड इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग प्रॉब्लम था, उसमें बहुत सारे 7 रीजन थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो डीएफएस में क्या होता है, हर एक वैल्यू लेते हैं और एक साइड हम डीप में डेप्थ तक चले जाते हैं, सेलोवेट डेप्थ तक। तो जैसे यहाँ से 3 हम ऑप्शन निकालें, 3 ही क्यों? क्योंकि हर एक रीजन जो है 3 3 कलर ले सकता है। तो सपोज हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शुरू करेंगे, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास 3 ऑप्शन है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अब सबसे पहले हम इस रेड वाले पोर्शन को क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हम इस तरफ डेप्थ में चले जाएंगे डीएफएस को फॉलो करते हुए। तो जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेट देंगे तो इससे कनेक्टेड 2 रीजन हैं, ये और ये। तो इसके लिए हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेट देंगे तो एनटी को क्या दे सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है नॉर्दर्न टेरिटरी का, ग्रीन दे सकते हैं क्योंकि रेड है तो ग्रीन भी दे सकते हैं। और अगर हम इसको रेड दे रहे हैं तो एनटी को हम ब्लू भी दे सकते हैं, क्योंकि रेड है तो ये ग्रीन और ब्लू दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट है तो बस सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों में भी हम पहले इसके साथ चलेंगे क्योंकि डीएफएस है। तो अगर डब्ल्यू ए रेड हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंटी ग्रीन हो गया, तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा, इसके पास नहीं, अभी सॉरी क्वींसलैंड को चेक कर रहे हैं, क्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू के पास ऑप्शन बचा कि क्यू रेड हो सकता है क्योंकि ये तो ग्रीन है, तो ये दोनों एडजेसेंट है, तो ग्रीन है तो ये ग्रीन नहीं हो सकता है, रेड तो हो सकता है, यस ये रेड हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये ब्लू भी हो सकता है, ये ग्रीन है, ठीक है, तो ये ब्लू भी हो सकता है, बस ग्रीन ही नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ 2 ऑप्शन है। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि एक और रीजन को कलर देखिए क्या होगा। तो इस तरह से डेप्थ में चलते चले जाएंगे, देखेंगे जहाँ पे कॉन्स्टेंट वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे हम बैक ट्रैक करेंगे और अल्टरनेट पाथ में जाके देखेंगे कि सब सही है कि नहीं, आंसर मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है फिर बैक ट्रैक करेंगे, फिर अल्टरनेट पाथ में जाएंगे, फिर वो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो बैक ट्रैक करेंगे, फिर नेक्स्ट पाथ, नहीं तो फिर बैक ट्रैक, फिर नेक्स्ट पाथ। इस तरह से बैक ट्रैकिंग सर्च काम करती है। इट्स जस्ट डीएफएस ऑफ सीएसपी। बैक ट्रैकिंग सर्च क्या है, ये डीएफएस सर्चिंग टेक्निक ऑफ सीएसपी
ठीक है, और इससे CSP का प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से। ये स्टूडेंट कलर मैपिंग है। इस बार हम कलर दे के बहुत ही अच्छे विजुअलाइज करके हम देखेंगे कि कैसे हम बैक ट्रैकिंग अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेज में क्या है कि हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया WA को तीनों ऑप्शन दे दिए कलर, एक बार रेड, एक बार ग्रीन, एक बार ब्लू। तो इनके करस्पॉन्डिंग जब हमने रेड दिया तो DFS है तो पहले इस साइड बढ़ते चले जाएंगे। तो हम ये जो एंटी है इसको एक बार ग्रीन दे दिए, एक बार ब्लू दे दिए, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट है तो बस रेड नहीं होना चाहिए एंटी। अब इस दोनों में इस ऑप्शन के साथ गए तो फिर क्वींसलैंड को हम क्या दे सकते हैं, क्यू को, ये ग्रीन है तो रेड भी दे सकते हैं, ब्लू भी दे सकते हैं। इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में होते 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 अगर सॉल्यूशन मिला तो ठीक है, नहीं तो बैक ट्रैक, दूसरा ऑप्शन मिला ठीक है, नहीं तो बैक ट्रैक, फिर ये ऑप्शन, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसमें बात यह है कि DFS जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। हमने देखा था कि DFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है B होता है, वेयर B इज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड D इज द डेप्थ। ठीक है, अब ब्रांचिंग फैक्टर और डेप्थ क्या है मैं समझा चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में, तो आप वो देख लेंगे। ठीक है, D इज डेप्थ एंड B इज ब्रांचिंग फैक्टर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या इस बैक ट्रैकिंग सर्च के इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा टेक्निक है जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि इस रास्ते में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यस, ऐसा टेक्निक पॉसिबल है। तो हम क्या क्या सोच सकते हैं कि क्या क्या हम और इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि क्या विच वेरिएबल शुड बी असाइन नेक्स्ट, कि कौन सा वेरिएबल पहले असाइन करें उसके बाद कौन सा दूसरा, ऐसा कर सकते हैं क्या, या किस ऑर्डर में करें। ठीक है, और जो हमें फेल्योर मिलेंगे कि कोई कॉन्स्टेंट फेल हो गया लास्ट में, क्या हम डिटेक्ट अर्ली कर सकते हैं कि पहले ही पता चल जाए कि इस रास्ते में जाने से तो काम नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे ऐसे मेथड है जिससे हम बैक ट्रैकिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेथड क्या क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है, मोस्ट कांस्टेंट वेरिएबल। इसी का यूज करके हमने पहले जो वीडियो बनाए हैं, CSP का पहला वीडियो जिसमें ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग को सॉल्व किया है, तो इसी का यूज करके हमने क्या किया है, सबसे पहले उस रीजन को कलर किया जिसके सबसे ज्यादा कांस्टेंट थे। ठीक है, उसके बाद जो बचा रीजन जिसमें सबसे ज्यादा कांस्टेंट थे उसको फिर इस तरह से करते चलेंगे। तो यही है वो मेथड, मोस्ट कांस्टेंट वेरिएबल। इसमें कहता है कि सबसे पहले उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करो जिसमें फ्यूएस्ट लीगल वैल्यू हो या जिसका सबसे ज्यादा कांस्टेंट लगा हो जिस पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कांस्टेंट किसके साथ है, यहाँ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इसका इसके साथ भी कांस्टेंट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसको अगर पहले हम कलर दे देंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि इसका कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, मोस्ट कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, तो बाकियों के डोमेन में वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, सबके डोमेन में एक साथ। तो मान लीजिए इसको ब्लू दे दिया क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन पसंद था। तो अब देखिए सबके पास अब दो ही ऑप्शन बचे, RG, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन, और इसको तो कुछ भी दे सकते हैं तस्मानिया को, ठीक है, क्योंकि ये अलग है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हमने दे दिया, तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा रेड, ठीक है, इसके पास भी एक ही ऑप्शन बचा रेड। तो देखिए यहाँ हमने रेड दिया। इस तरह से हम बहुत जल्दी बहुत सारे वैल्यूज़ को हम डिस्कार्ड करके बहुत जल्दी सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं और सॉल्यूशन जो होगा हमारा फास्ट हो जाएगा। इसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज ह्यूरिस्टिक। तो ये कहता है कि मान लीजिए सबसे पहले हमने सबसे ज़्यादा कांस्टेंट वाले को दे दिया, अब किसको दे, अब फिर चेक करेंगे कि बाकी बचे हुए स्टेट में किसका सबसे ज़्यादा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ब्लू वाले के बाद किसको दिया, यहाँ पे इसको दिया, क्यों, क्योंकि इसका कितना कांस्टेंट है, 1 2 3, ठीक है, और भी क्या था, इसका 1 और 2 दो ही कांस्टेंट था, इसलिए इसको पहले नहीं दिया। इसका क्या क्या कांस्टेंट था, 1 2 3, इसको भी दे सकते थे पहले। ठीक है, इस दोनों में टाई ब्रेकर था तो किसी को पहले दे सकते थे। इसका कितना कांस्टेंट है, 1 2 3, इसको भी दे सकते थे। इस तीनों में ट्राई ब्रेकेट हो, NSW यह है न्यू साउथ वेल्स, इस तीनों में ट्राई ब्रेकर हो गया। इसमें कितना कांस्टेंट है, 1 और 2, इसको बाद में देते। तो एंटी मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी, ये क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, इन तीनों में पहले किसी को भी दे सकते थे, तो इसने एंटी को पहले दिया। ठीक है, तो टाई ब्रेकर अगर होगा तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कांस्टेंट रिमेनिंग किस पे है। अगर फिर भी सब कांस्टेंट रिमेनिंग भी सेम रहा तो तीनों में से किसी एक को भी चुन लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक और ऑप्शन है कि लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले दे सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सबसे कम से कम वैल्यू जो है वो खर्च होंगे। उससे एक चीज़ फ़ायदा होती है कि देखिए मान लीजिए इसके दो ही कांस्टेंट बनते थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, तो पहले इसी को दे दिया। ठीक है, मोस्ट वाले में पहले इसको देते थे साउदर्न ऑस्ट्रेलिया को, ऐसे को, बट इस बार WA को दे दिया। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि यहाँ पे इसके लिए G और B बचा, इसके लिए भी G और B बचा। ठीक है, इन लोगों के लिए तो अभी बहुत ऑप्शन है, RGB डिपेंड करें। तो इसके बाद इसको G कर दिया, ठीक है, और इसको फिर से रेड कर दिया, मान लीजिए क्वींसलैंड को। तो अब इसके लिए ऐसे के लिए क्या कलर बचा, ऐसे के लिए एक ही कलर बचा, ब्लू, क्योंकि रेड और ग्रीन तो यूज हो चुके हैं। बट अगर मान लीजिए इसके बाद इसको ब्लू कर देता RGB, तो इसके लिए कोई कलर नहीं बचा। तो इतना पता चल जाएगा कि ये जो ऑप्शन है, ये पाथ जो है ये सक्सेस नहीं करेगा। तो ये भी एक तरीका है जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल पाथ तक पहुंचने का। ठीक है, इन सारे ह्यूरिस्टिक को मिला के, मोस्ट कांस्टेंट वैल्यू, मोस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट वैल्यू एंड लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू को मिला के हम 1000 क्वींस तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एन क्वीन प्रॉब्लम होता है ना, एन क्वीन प्रॉब्लम की n बाई n का बोर्ड होता है, उस पर एन क्वींस को ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी दो क्वीन अटैकिंग पोजीशन में ना आए। ठीक है, तो ये होता है। तो ऐसे 1000 बाई 1000
के बोर्ड के एन क्वीन प्रॉब्लम को, मतलब 1000 क्वीन प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है इन सारे ह्यूरिस्टिक का यूज करके। अगर ये ह्यूरिस्टिक का हम यूज ना करें तो केवल 24 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही जो है बहुत सारा मेमोरी चला जाएगा और टाइम सारा निकल जाएगा। बट अगर ह्यूरिस्टिक का यूज करें, लीस्ट कांस्टेंट वैल्यू एंड मोस्ट कांस्टेंट वैल्यू, 1000 क्वींस प्रॉब्लम तक को सॉल्व कर सकते हैं। अब है फॉरवर्ड चेकिंग। ये फॉरवर्ड चेकिंग क्या होता है? इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक बार जब हम कोई वैल्यू असाइन कर दिए तो बाकी उससे जो कनेक्टेड रीजन्स हैं उनके डोमेन में वैल्यूज हम कम करते जाएंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज अब हम नहीं दे सकते हैं। जैसे पहले सबको सारे वैल्यूज हम दे सकते थे, सारे रीजन को, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, देखिए सब में आरजीबी तीनों कलर है। अब मान लीजिए, अब हम कीप ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि एक वैल्यू किसी में असाइन कर देंगे तो बाकी में क्या क्या वैल्यू हटानी है। मान लीजिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड दे दिया, तो इससे कनेक्टेड कौन कौन है? एंटी और एसए। तो देखिए एंटी और एसए दोनों में से रेड गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि अब तो इन दोनों को रेड ही दे सकते हैं। तो देख रहे हैं फॉरवर्ड चेकिंग हो रहा है। जैसे इसको एक वैल्यू मिला, इन दोनों का एक वैल्यू गायब हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, क्वींसलैंड को ग्रीन दे दिया। क्वींसलैंड से कनेक्टेड कौन कौन थे? एंटी, एसए और ये एनएसडब्ल्यू। तो इन तीनों से ग्रीन गायब कर दिया। तो एंटी से रेड तो पहले ही गायब था, ग्रीन भी गायब हो गया। एसए से भी रेड पहले ही गायब था, ग्रीन भी गायब हो गया क्योंकि ये इसका एडजेसेंट रीजन है। और एनएसडब्ल्यू से ग्रीन गायब हो गया। ठीक है, अब एक और अगर कर दे कि हम यहाँ पे जो वर्जीनिया है इसमें से अगर हम इसको ब्लू दे दें तो उसे क्या हो जाएगा, इसका जो भी एडजेसेंट रीजन है सबसे ब्लू गायब करना पड़ेगा, मतलब एनएसडब्ल्यू और एसए से। तो देखिए एनएसडब्ल्यू से ब्लू गायब कर दिए, एसएस से भी ब्लू गायब कर दिए, रेड ग्रीन बेचारे का पहले गायब था, और एंटी तो इसका नहीं है, एंटी से कुछ गायब नहीं होगा। तो एनएसडब्ल्यू और एसएस से गायब करने के बाद क्या पता चला कि एसए का तीनों गायब हो गया। ठीक है, तो 4 ही स्टेप में हमें पता चल गया कि इस तरह से तो हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब हम फॉरवर्ड ही चेक कर ले रहे हैं कि एक वैल्यू पुट करते ही बाकियों के वैल्यू पे कैसा असर पड़ रहा है। ठीक है, जिसका हम देखेंगे कि जब किसी एक वेरिएबल का डोमेन एकदम खाली हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं बचा उसके लिए, तो वहीं पे सर्च को टर्मिनेट कर देंगे। तो यही होता है फॉरवर्ड चेकिंग का मेन कॉन्सेप्ट कि कीप ट्रैक ऑफ रिमेनिंग लीगल वैल्यू फॉर अनअसाइंड वेरिएबल एंड टर्मिनेट सर्च व्हेन एनी वेरिएबल हैज नो लीगल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और बाकियों में से जो एडजेसेंट रीजन्स हैं उनमें से, उनके डोमेन में से वो वैल्यूज हम हटाते चलेंगे जो जो कांस्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉरवर्ड चेकिंग काम करता है कि कैसे रिमेनिंग वैल्यूज को उसके एडजेसेंट रीजन्स में से हम हटाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए यही फॉरवर्ड चेकिंग ही ये आरजीबी लिख के किया गया है, क्योंकि वहाँ तो कलर्स के साथ बनाया गया था ना। अगर हमें मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वैसे आरजीबी लिख के बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखेंगे लास्ट में सब गायब हो गया, सारे कलर, और हम बोलेंगे कि ये 4 ही स्टेप में टर्मिनेट हो गया फॉरवर्ड चेकिंग। अब देखेंगे कांस्टेंट प्रोपेगेशन क्या है। कांस्टेंट प्रोपेगेशन कहता है कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि पूरा सारे डोमेन को खाली होने तक का हम वेट करें और तब पता करें कि ये अब यहाँ पे जाके फेल हो जाएगा। हम पहले भी चेक कर सकते हैं अगर कांस्टेंट प्रोपेगेशन करें। कांस्टेंट प्रोपेगेशन होता है कि हम ये भी चेक करें कि जो हम वैल्यूज बचे हुए एक एक वैल्यूज हैं वो भी कांस्टेंट को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। जैसे पहले इसको रेड दिया तो क्या कि इसके एडजेसेंट से एंटी और एसए से रेड गायब किया पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ ग्रीन कर दिया क्वींसलैंड में, तो क्वींसलैंड से जो कनेक्टेड थे एंटी और एसए और एनएसडब्ल्यू, तीनों से गायब कर दिया ग्रीन। ये यहाँ से गायब कर दिया, रेड तो पहले गायब था। ठीक है, यहाँ भी, और क्वींसलैंड में तो ग्रीन ही डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ग्रीन है। अब देखिए क्या बचा, एसए में बचा ब्लू और एंटी में भी बचा ब्लू, बट एसए और एंटी क्या है, एडजेसेंट है, तो ये दोनों ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम यहीं पे पता कर सकते हैं कि यहीं पे ये फेल्योर होने वाला है आगे जाके, क्योंकि ऐसा रहेगा तो ब्लू दोनों ले नहीं सकता क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं कांस्टेंट प्रोपेगेशन करके। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो है वो असाइन टू अनअसाइंड वेरिएबल में जब हम देंगे तो हमेशा पता नहीं चलता है कि फेल्योर कब होगा, हमें लास्ट जाना पड़ता है। बट अगर हम कांस्टेंट को प्रॉपर्ली प्रोपेगेट करें, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि पहले ही कहाँ पे फेल हो जाएगा एल्गोरिथम। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम होता है MAC, मिनिमम आर्क कंसिस्टेंसी, तो सॉरी मेंटेनिंग आर्क कंसिस्टेंसी, ऐसा ही होता है। तो आर्क कंसिस्टेंसी को देखते हुए हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? तो आर्क कंसिस्टेंसी देखिए कैसे चेक होता है। मान लीजिए हर एक स्टेप करने के बाद हम चेक करेंगे आर्क कंसिस्टेंसी बन रही है कि नहीं। आर्क कंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है कि मान लीजिए अभी इस सिचुएशन में ये डोमेन है सबका बचा हुआ। ठीक है, तो एसए और एनएसडब्ल्यू की आर्क कंसिस्टेंसी हम चेक कर रहे हैं। ये दिखा रहा है ये एरो इस तरह से कि आर्क कंसिस्टेंसी यहाँ पे है। कैसे है कि ऐसे जब ब्लू वैल्यू लेगा, ठीक है, आर्क कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डोमेन सॉरी एक्स वेरिएबल से वाई वेरिएबल में आर्क कंसिस्टेंस तब होता है जब एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई के पास कोई वैल्यू हो। तो देख लेते हैं, जब एसए के पास ब्लू है तो क्या इसके पास कोई ऑप्शन है रखने का? एसए और एनएसडब्ल्यू जो है वो एडिसेंट है, तो जब ये ब्लू वैल्यू लेगा तो ये रेड ले सकता है क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन है, रेड और ब्लू दोनों का। तो इसको ब्लू वैल्यू के लिए इसके पास एक ऑप्शन है, क्या है? रेड। ठीक है, तो ये आर्क जो है ये कंसिस्टेंट होगा, एसए टू एनएसडब्ल्यू का आर्क कंसिस्टेंट होगा। मगर मान लीजिए अगर हम ये चेक करें कि एनएसडब्ल्यू टू एसए कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, तो नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जब इसमें रेड लेगा तब तो ऐसे ब्लू देगा क्योंकि ऐसे के पास ब्लू है, वेरी गुड, इसके इस वैल्यू के लिए ऑप्शन है इसके पास। बट जब एनएसडब्ल्यू बोलेगा हम ब्लू देंगे, हम ब्लू कलर लेंगे, तो ऐसे के पास क्या दूसरा ऑप्शन है ब्लू के अलावा? नहीं है। तो इसका मतलब ये आर कंसिस्टेंट नहीं है।
और इस आर्क को कंसिस्टेंट करने के लिए क्या करना होगा, NaCl में से ब्लू का ये कलर हटाना पड़ेगा, तब जाके फिर ये आर्क भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्क कंसिस्टेंसी चेक करते हैं और हम जो है कांस्टेंट प्रोपेगेशन करके अर्ली फेल्योर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें अर्ली फेल्योर डिटेक्ट कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग में टू सॉल्व CSP प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो CSP प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, हमने देखा बैक ट्रैकिंग, और बैक ट्रैकिंग को इंप्रूव करने के लिए हमने देखा तरीका क्या होता है, फॉरवर्ड चेकिंग। फॉरवर्ड चेकिंग क्या कहता है कि जहाँ पे एक बार हमने वैल्यू दे दी तो वहाँ के करस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट रीजन है, ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग की बात करें तो एडजेसेंट में से वो डोमेन में से वो वैल्यू गायब कर दो। ठीक है, और जब डोमेन खाली हो जाए तो वहाँ पे स्टॉप कर दो सर्च। और इससे भी एक स्टेप ऊपर है आर्क कंसिस्टेंसी। आर्क कंसिस्टेंसी चेक करके हम फॉरवर्ड चेकिंग से भी जल्दी पकड़ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पाथ जो है सॉल्यूशन तक जाएगा कि नहीं। अगर आर्क कंसिस्टेंसी है तो वो सॉल्यूशन तक जाएगा, अगर नहीं है, कहीं भी आर्क कंसिस्टेंसी खत्म हो रही है, तो इतना पता है कि आगे जाके ये सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा और एल्गोरिदम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।